अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो इंग्लिश की फ्लेमिंगो के जो चैप्टर्स थे दोज वर कंप्लीटेड एंड नाउ वी आर कमिंग टू विस्तास बुक। और ये विस्तास बुक का हम ये वाला चैप्टर सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं विच इज़ द एनिमी। ठीक है, दिस चैप्टर के जो ऑथर हैं वो है पर्ल एस बक। ये जो है एक बहुत छोटी स्टोरी है जो रिवॉल्व करती है अराउंड 3 थिंग्स, दैट इज़ ह्यूमैनिटी, मोरालिटी एंड ड्यूटी। इन 3 बेसिस के ऊपर जो है ये आपकी पूरी स्टोरी जो है ये बेस्ड है। ठीक है, और ये जो स्टोरी है ना बच्चों, ये वॉर टाइम की स्टोरी है। वॉर किस किस के बीच में था जिस टाइम? जापान एंड अमेरिका, उन दोनों के बीच में जिस टाइम पर वॉर था, ये उस टाइम की स्टोरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैरेक्टर्स के बारे में जानते हैं। पहले हमारे कैरेक्टर है डॉक्टर सदाओ होकी। ये जो डॉक्टर सदाओ है, इनका अगर हम डिस्क्रिप्शन दें तो डॉक्टर सदाओ नंबर 1 का मैं डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिख रही हूँ। ही इज़ अ सर्जन, ही इज़ नॉट अमेरिकन, ही इज़ जापानीज, बट ही वॉज ट्रेंड इन अमेरिका फॉर हिज सर्जरी पर्पज़। ही वॉज ट्रेंड इन अमेरिका बट ही वॉज लॉयल टू हिज कंट्री। तो इसीलिए वो अब सर्व कहाँ कर रहे थे? जापान में सर्व कर रहे थे। मतलब उन्होंने जो अपनी डॉक्टरेट की पूरी स्टडी वगैरह की, दैट ही हैज़ डन इन अमेरिका बट नाउ ही इज़ सर्विंग इन जापान ओनली। ठीक है, अब वो जापान में सर्व कर रहे हैं, इससे उनका कौन सा बिहेवियर शो होता है? दैट ही वॉज अ पेट्रियट। पेट्रियट मतलब समवन हु इज़ डीपली कंपैशनेट, समवन हु हैज़ लव फॉर हिज ओन कंट्री। ठीक है, तो ये था डॉक्टर सदाओ होकी के बारे में बात। अब बात करते हैं हना के बारे में। हना का मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो हना जो है वो डॉक्टर सदाओ की वाइफ है। शी इज़ लॉयल टू हर हस्बैंड, काफ़ी सपोर्टिव है, और हना का एक काफ़ी अच्छा रोल है इस चैप्टर में। फिर आता है द वुंडेड अमेरिकन सोल्जर। तो बेसिकली ये स्टोरी इन तीनों के ऊपर बेस्ड है, डॉक्टर सदाओ, हना और वुंडेड अमेरिकन सोल्जर पर। इनकी अगर मैं बात करूँ अमेरिकन सोल्जर की, सो ही वॉज यंग एंड फ्रॉम हिज अपीयरेंस ही हैज़ ब्लॉन्ड हेयर ऑल्सो। ठीक है, देन द सर्वेंट्स। सर्वेंट्स में हमें 3 सर्वेंट्स के नाम पता चले हैं। वो 3 सर्वेंट्स कौन है? एक तो है यूमी जो कि नैनी है, एक है ओल्ड गार्डनर, और एक है कुक। ठीक है, और एक हमारे पास है द जनरल। जनरल जो है उनका भी एक अच्छा खासा रोल है। अब चैप्टर के बारे में चलते हैं। सबसे पहले चैप्टर में स्टार्टिंग करके उन्होंने बताया है डॉक्टर सदाओ के बैकग्राउंड के बारे में। दैट आई थिंक वी हैव मोर और लेस डिस्कस्ड। डॉक्टर सदाओ का बैकग्राउंड क्या क्या था कि वो एक सर्जन थे, अमेरिका में ट्रेंड थे बट जापान में सर्व कर रहे थे। ही वॉज अ पेट्रियट एंड जिस टाइम पर वो ये सब सर्व कर रहे थे वो अपनी वाइफ हना के साथ एक घर में रहते थे एंड दैट होम वॉज नियर द सी। दिस इज़ अ पॉइंट टू नोटिस। उनका जो घर था वो सी के पास था, और उस टाइम जापान जो है वॉज इन अ स्टेट ऑफ वॉर। स्टेट ऑफ वॉर मतलब वॉर की स्टेट में थी। किसके साथ वॉर की स्टेट में थी? अमेरिका के साथ थी। तो उस टाइम पर लोगों के ब्लड में क्या दौड़ रहा था? नेशनलिज्म दौड़ रहा था। उस टाइम पर लोगों के ब्लड में क्या दौड़ रहा था? नेशनलिज्म। अब क्या हुआ, एक शाम को जब वो लोग सी की तरफ देख रहे थे तो सदाओ और हना ने देखा कि एक बुरी तरह ज़ख्मी अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर, मतलब वहाँ का जो वॉर में लड़ने वाले सोल्जर्स होते हैं, वो एक बंदा जो है वो वहाँ पर टेरिबल कंडीशन में पड़ा हुआ है। ही वॉज यंग, ही वॉज ब्लॉन्ड, और उसके ऊपर किसका वुंड था? गन शॉट का वुंड था। ही वॉज वुंडेड बाय अ गन शॉट। और डॉक्टर सदाओ जो है वो एक डॉक्टर था। तो अब उसको पता है कि यार मुझे पता है कि अगर इसकी ये ट्रीटमेंट मैंने इसका जल्दी से नहीं किया तो ये बंदा ऐसे ही मर जाएगा। लेकिन क्योंकि वो जापानीज़ भी था, जापानीज़ सिटीज़न था, उस टाइम पर वॉर की कंडीशन चल रही थी, तो एक अमेरिकन सोल्जर को बचाना उसके खिलाफ, मतलब उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता था, और उसकी वजह से उसका क्या हो सकता था? डॉक्टर सदाओ का एग्जीक्यूशन, यानी कि उसको देश निकालना मिल सकता था। ठीक है, अब यहाँ पर अराइज हुआ मॉरल डिलेमा। मॉरल डिलेमा मतलब मोरालिटी वैल्यूज़ अराइज हुई। डॉक्टर सदाओ और हना वो दोनों काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ गए कि एक तरफ तो अपनी कंट्री के प्रति उनकी ड्यूटी है विच वॉज
पेट्रियोटिज्म कि यार अगर इसको बचाया तो कंट्री से बगावत करने जैसा हो गया, ठीक है। और दूसरी तरफ ये कि एज अ डॉक्टर की क्या ड्यूटी है कि चाहे पेशेंट कोई भी हो उसको हमने क्या करना है, बचाना है। दूसरी तरफ डॉक्टर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू सेव द लाइव्स रिगार्डलेस ऑफ द नेशनैलिटी, दुनिया में कोई भी बंदा हो, ठीक है। अब अपने फियर को ओवरकम करके उन्होंने क्या किया, उस सोल्जर को कहाँ पर लिया है, अपने घर पर लिया है। और ये नहीं पता था कि घर पर अगर लाए हैं तो क्या होगा, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाए। तो सदाओं ने उस अमेरिकन सोल्जर को ऑपरेट किया, उसकी बुलेट को रिमूव किया, उसके वुंड्स को ट्रीट किया। हना जो थी शुरू में मतलब काफ़ी ज़्यादा डर रही थी एंड शी वॉज डिस्गस्टेड ऑल्सो कि यार मुझे इस अमेरिकन बंदे की केयर करनी पड़ रही है, जबकि ही इज़ द रीज़न कि हमारे देश के काफ़ी ज़्यादा लोग भी मर रहे हैं। बट अब यहाँ पर रोल किसका आया, इन दोनों का रोल तुम लोगों को पता चल गया। अब रोल आता है सर्वेंट्स का। जो ये सर्वेंट्स थे ना, ये लोग स्ट्रांगली डिसअप्रूव कर रहे थे। सर्वेंट्स disapprove their actions. Whose actions? यहाँ देयर कौन है, डॉक्टर सदाओ और उनकी वाइफ हना, ठीक है। इसीलिए उन तीनों ने क्या किया, उनके हाउस होल्ड को छोड़ दिया, लेफ्ट देयर हाउस होल्ड। क्यों छोड़ा, फियर में आकर छोड़ा। फियर किस चीज़ का, कि यार अगर इनको एग्जीक्यूट किया गया तो हमें भी एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, ठीक है। कि हमारा एसोसिएशन है किसके साथ, एसोसिएशन विद एन एनिमी, कि हम लोग एनिमीज़ के साथ रह रहे हैं। अब जैसे जैसे सोल्जर रिकवर हो रहा था तो सदाओ और ज़्यादा अनईजी हो रहा था। उसको पता था कि अगर अथॉरिटीज़ को पता चल गया तो वो और उसकी वाइफ उन दोनों को ही सज़ा मिलेगी। अब अपने इस डिलेमा को रिजॉल्व करने के लिए सदाओ पहुंचते हैं जनरल के पास। सदाओ किसके पास पहुंचा, जनरल के पास। जनरल जो था वो पावरफुल था बट उस क्या था, वो सिक था उस टाइम पर, और वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट था। डिपेंडेंट किसके ऊपर था, वो सदाओ के ऊपर डिपेंडेंट था, उसकी मेडिकल स्किल्स के ऊपर डिपेंडेंट था। तो उसने जनरल को सारी बात बताई। तो जनरल ने कहा कि मैं आज रात को असेसिन्स मतलब जो सोल्जर्स वगैरह होते हैं उनको भेज दूंगा, वो सोल्जर को मार देंगे और तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब डेज पास होते रहे लेकिन कोई असेसिन्स आए ही नहीं। तो सदाओ को रियलाइज़ हुआ कि यार जनरल की खुद की तबीयत इतनी ख़राब है, वो शायद भूल गए होंगे इस प्लान के बारे में। तो सदाओ ने कहा कि अब मैं खुद से डिसीजन लेता हूँ एंड सदाओ हैज़ प्लान्ड कि इंस्टेड मैं इस सोल्जर को इनके हवाले करूँ। उस सदाओ ने एक बोट प्रोवाइड करी। क्या क्या प्रोवाइड किया उस सोल्जर को, बोट, फूड और उसको डायरेक्शंस बताए कि यार तुम यहाँ से निकल जाओ और तुम सेफली पहुँच जाओगे। सदाओ की इंस्ट्रक्शन के बाद सोल्जर जो है वो एक अनइनहेबिटेंट आइलैंड पर पहुँचा, जहाँ पर वो एक अमेरिकन शिप के पास होने का वेट कर रहा था। सोल्जर जो है काफ़ी ज़्यादा ग्रेटफुल था सदाओ के ऊपर। उसने उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किए। जब सदाओ ने देखा कि कोई सिग्नल नहीं है आसपास, मतलब कोई ख़तरा नहीं है, उस टाइम पर उसने सोल्जर को वहाँ से एस्केप करवा दिया और सोल्जर बच गया। तो अब कंक्लूजन इसका ये निकला कि सोल्जर के डिपार्चर के बाद सदाओ जो है काफ़ी ज़्यादा रिलीव्ड था, लेकिन वो कॉन्फ्लिक्टेड भी था। कॉन्फ्लिक्टेड किसके लिए था, अपने एक्शंस के लिए वो कॉन्फ्लिक्टेड था। क्यों, क्योंकि उसने किसकी लाइफ सेव करी थी, उसने एक एनिमी की लाइफ सेव करी थी। और उसको ये भी पता है कि अब जब ये वापस वॉर के अंदर आएगा तो फिर ये वापस से क्या करेगा, बहुत सारे लोगों को मार देगा। ही विल किल मैनी पीपल इन द वॉर अगेन, ठीक है। तो लेकिन सदाओ अपने जो ह्यूमैनिटेरियन उसका नेचर था सदाओ को, उसको लेकर के वो काफ़ी रिलीफ था। और यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि सदाओ ने उस टाइम पर एक पैट्रियट की तरह ना एक्ट करके एक ह्यूमन बीइंग या फिर हम कह सकते हैं कि एक डॉक्टर की तरह एक्ट किया। अंडरस्टूड? सो दिस वाज द स्टोरी। तो अगर हम इस स्टोरी की थीम के बारे में बात करें, दिस स्टोरी टोटली रिवॉल्व्स अराउंड द ह्यूमैनिटी वर्सेस नेशनलिज्म, जिसमें एट द एंड ही वाज बीइंग अ ह्यूमन, नॉट द पेट्रियट, ठीक है। प्रेजुडिज्म एंड फियर, सर्वेंट्स जो थे वो फियर और हेट की वजह से छोड़कर चले गए थे। मॉरल डिलेमा अगर हम बात करें तो वो कंफ्यूज था, किसके लिए कंफ्यूज था, अपनी ड्यूटी एज अ डॉक्टर या फिर ड्यूटी एज अ सिटीज़न के लिए कंफ्यूज था। चलो हमारा अगला चैप्टर है ऑन द फेस ऑफ इट। दिस चैप्टर वाज रिटन बाय सूजन हिल, ठीक है। ये एक वन एक्ट प्ले है जो कि
जिसकी थीम बेसिकली रिवॉल्व करती है, मतलब इसका जो सेंट्रल आइडिया है दैट इज़ लोनलीनेस, डिसेबिलिटी, इन चीज़ों को लेकर के। ठीक है, सबसे पहले मेन कैरेक्टर्स की बात करते हैं। हमारा पहला कैरेक्टर है डेरी, दूसरे कैरेक्टर है मिस्टर लैम्ब और तीसरे कैरेक्टर है डेरी की मदर। इनके बारे में अभी थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देने से अच्छा लेट मी जस्ट स्टार्ट विद द स्टोरी। ठीक है, सबसे पहले तो डेरी के बारे में बात करते हैं। नहीं, पहले मैं बता ही देती हूँ। डेरी जो है बच्चों, जो तुम्हारा डेरी है वो है 14 ईयर्स का लड़का। ठीक है, ड्यू टू एन एसिड एक्सीडेंट हिज फेस वॉज बर्न्ड। ठीक है, इस एक्सीडेंट की वजह से ही इज़ डीपली इनसिक्योर। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा लोग उसको पिटी करते हैं, जजमेंटल कमेंट्स पास करते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं उसकी। ठीक है, अब बात करते हैं मिस्टर लैम्ब की। मिस्टर लैम्ब जो है ही इज़ एन एल्डरली मैन, काफ़ी बुढ़े हैं वो। ठीक है, और उनके पास है आर्टिफिशियल लेग, मतलब देखा जाए तो ये दोनों ही एक सेंस में डिसेबल्ड हैं, लेकिन वो डेरी को इनकरेज करेंगे। और डेरी की मदर जो है वो काइंड ऑफ डिस्करेजिंग है डेरी के, मतलब उनका जो एटीट्यूड है ना इट्स काइंड ऑफ डिस्करेजिंग। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जो प्ले ये स्टार्ट होता है तो डेरी जो है वो एक अबैंडन्ड गार्डन में एंटर कर रहा होता है। अबैंडन्ड गार्डन मतलब जिस पर काफ़ी टाइम से कोई ना गया हो। ठीक है, और ये जो गार्डन था, ये गार्डन किसका था? मिस्टर लैम्ब का। डेरी किसके अंदर एंटर कर रहा है? गार्डन के अंदर। गार्डन किसका है? मिस्टर लैम्ब का गार्डन है। ठीक है, डेरी एक टीनेजर है जिसका फेस हाफ बर्न्ट हुआ है, हाईली सेल्फ कॉन्शियस है। ठीक है, इनसिक्योर है और सोशल इंटरेक्शन को काफ़ी ज़्यादा अवॉइड करता है। उसको लगता है कि अगर वो लोगों से मिलेगा तो लोगों का जो बिहेवियर होगा ना इसके अगेंस्ट वो काफ़ी ज़्यादा रिपल्सिव होगा। अब वो मिलता है यहाँ पर मिस्टर लैम्ब से। मिस्टर लैम्ब के पास एक आर्टिफिशियल लेग है, तो वो डेरी को देखते हैं और उसको काइंडली क्या करते हैं? वेलकम करते हैं, यानी कि अपने घर पर बुलाते हैं। और वो डेरी को बिल्कुल भी जज नहीं करते उसकी अपीयरेंस के लिए और उसको बिल्कुल एक नॉर्मल लड़की की तरह ट्रीट करते हैं। तो डेरी जो है ना वो इनिशियली तो काफ़ी ज़्यादा हेजिटेंट होता है और डिफेंसिव होता है, बट क्योंकि वो हमेशा से डर और मतलब घृणा जिसे कहते हैं, पिटी मतलब घृणा, उन सब के साथ ही ट्रीट किया हुआ है। अब क्या होता है, वो दोनों जब उन्होंने उसको अपने घर पर बुलाया तो वो दोनों बातें भी करेंगे। अब जब वो लोग बातें कर रहे हैं ना तो मिस्टर लैम्ब उसको लाइफ के बारे में एक फ़िलॉसफिकल आउटलुक देते हैं। मिस्टर लैम्ब उसको क्या दे रहे हैं? लाइफ के बारे में एक फ़िलॉसफिकल आउटलुक, ज़िंदगी जीने का नज़रिया बेसिकली। ठीक है, तो वो उसको बताते हैं कि भाई लुक्स तो नहीं मैटर करते, लुक्स डज नॉट मैटर, और लाइफ जो है इट इज़ ऑल अबाउट कि हम किस तरीके से चूज़ कर रहे हैं उसको देखना। तो वो एग्जांपल देता है कि मैंने जब ये आर्टिफिशियल लेग लगाया, हिज आर्टिफिशियल लेग ना इट वाज मेड अप ऑफ टिन से बना है उसका ये आर्टिफिशियल लेग। उसने कहा कि लोग उसको अवॉइड करते थे, उसको बिल्कुल अकेला छोड़ देते थे, और उसने बताया कि इन मतलब बहुत सारी उसने स्टोरीज़ बताई, और उसकी वजह से जो मतलब मिस्टर लैम्ब ने उसको बेसिकली ये लेसन दिया कि अगर हम सेल्फ आइसोलेट कर लेते हैं खुद को, वो ज़्यादा बुरा है देन फिज़िकल डिसेबिलिटी से। मतलब अगर फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ की वजह से आप खुद को सेल्फ आइसोलेट कर लेते हो एक पर्टिकुलर जगह पर, वो ज़्यादा ख़तरनाक है। ठीक है, अब डेरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर था खुद के लिए, उसके अंदर क्या था? सेल्फ हेट्रेड था। तो डेरी जो है वो सोसाइटी की जजमेंट से ना, यार एक तो 14 साल का बेचारा बच्चा है, तो उसको जो जैसे उसके साथ बिहेव करेगा उसके दिल में तो वो बात बैठ ही जाएगी ना। तो बताता है कि लोग उसको किस तरह से अवॉइड करते हैं और इतने बुरे बुरे रिमार्क्स देते हैं, क्या देते हैं? क्रूअल रिमार्क्स देते हैं उसको। इवन उसकी जो मम्मी है ना वो उसको इनकरेज करने की बजाय परेशान है कि मेरे बेटे का चेहरा किस तरीके से ठीक होगा। तो वो कहता है, मैंने एक बार एक औरत को ये भी कहते हुए सुना था, इट वुड बी बेटर इफ़ ही डाई देन हैविंग अ फेस लाइक दिस। उसने कहा कि इस फेस के होने से अच्छा तो मतलब फेस जैसे फ्राइटनिंग डरावना फेस होने से अच्छा तो ये मर जाता, वो बेहतर होता। तो उसको ये लगता था कि यार कोई भी उसको प्यार नहीं करेगा। यार ऑब्वियसली 14 ईयर्स ओल्ड ही इज़ अ किड। आज के टाइम पे कोई किसी को भी ये बात कहे तो थप्पड़ मारने का दिल करे।
तो मिस्टर लैम्ब उससे कहते हैं कि यार तुम दूसरों के ऊपर अपनी वर्थ का डिसीजन नहीं छोड़ सकते, तुम डिसाइड नहीं करोगे लोग तुम्हें किस तरीके से वर्थ दे रहे हैं। वो उसको इनकरेज करते हैं कि तुम दुनिया को देखो किन दो चीज़ों के थ्रू, होप एंड पॉजिटिविटी। तुम इन चीज़ों के, तुम इस नज़रिए से दुनिया को देखो। एट द एंड डेरी को रियलाइज़ हो जाता है कि यार ये बंदा ठीक कह रहा है, एंड दिस रियलाइजेशन लीड्स टू हिज ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन किस चीज़ के अंदर? इनटू बीइंग समवन हु बिलीव्स इन हिमसेल्फ। ठीक है, अब जैसे जैसे कन्वर्सेशन आगे बढ़ती है, डेरी जो है वो और ज़्यादा ओपन अप हो जाता है मिस्टर लैम्ब के साथ, और वो कहता है कि हाँ यार आप ठीक कह रहे हैं, मेरा फेस डिफाइन नहीं करेगा कि मैं कौन हूँ। ठीक है, और मिस्टर लैम्ब के वर्ड से वो इंस्पायर होके वहाँ से चला जाता है और अपनी मम्मी को बताता है कि आज क्या क्या हुआ, और फिर वो मिस्टर लैम्ब के प्लेस पर वापस जाता है। उसकी मदर उसको फिर भी रोकती है, कहते हैं नहीं यार कोई ख़तरा वतरा होगा, तुम मत जाओ। उसको लगता है कि वो सिर्फ एक स्ट्रेंजर है मिस्टर लैम्ब, जिनकी इंटेंशंस ट्रू नहीं है, अच्छी नहीं है, लेकिन अपनी मदर के डिफाई करने के बावजूद वो वहाँ पर जाता है। बट जब डेरी वहाँ पर पहुँचता है, उसको दिखता है कि मिस्टर लैम्ब सीढ़ी से गिर गए हैं, और क्योंकि उनका लेग आर्टिफिशियल था, ही वॉज नॉट एबल टू गेट अप। और डेरी उनकी तरफ भागता है। मिस्टर लैम्ब बिल्कुल मोशनलेस पड़े हुए हैं, या तो वो अनकॉन्शियस थे, मतलब उस टाइम बेहोश हो चुके थे, या फिर वो मर चुके थे। तो प्ले यहाँ पर एंड होता है, मतलब ट्रैजिक एंड है काफ़ी, और मीनिंगफुल नोट के साथ कि मिस्टर लैम्ब ऑल्दो ही माइट हैव डाइड, बट उनका इस लेसन से डेरी विल नाउ कंटिन्यू हिज लाइफ विद अ न्यू थिंग, विद सेल्फ बिलीवल, विद सेल्फ रिन्यूअल। ठीक है, विद अ न्यू पर्सपेक्टिव। ऑल राइट, सो दिस वॉज द चैप्टर। और इस चैप्टर की अगर हम थीम की बात करें, सो इट बेसिकली टेल्स अस अबाउट द लोनलीनेस एंड आइसोलेशन, कि मिस्टर लैम्ब और डेरी दोनों को ही लोनलीनेस का अंदाज़ा था। किसकी वजह से लोनलीनेस का अंदाज़ा था उन दोनों को? उनकी फिजिकल डिसेबिलिटीज़ की वजह से। फियर वर्सेस करेज, मिस्टर लैम्ब फियरलेस थे, लोगों की बातों का असर नहीं लेते थे। डेरी जो है वो भी अपनी इनसिक्योरिटीज़ को ओवरकम करता है, एंड देन ही बिकम करेजियस। और इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटीज़ एटीट्यूड, जिसमें आप वो वुमेन वाला एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब हमारी जो स्टोरी है वो है द टाइगर किंग। दिस टाइगर किंग चैप्टर वॉज रिटन बाय कल्कि। ये एक बहुत शॉर्ट स्टोरी है, जो कि ये जो है ना जंग बहादुर, ही इज़ द महाराजा ऑफ विच प्लेस? ही इज़ द महाराजा ऑफ प्रतिबंधापुरम। स्पेलिंग देखकर याद करना भाई। प्रतिबंधापुरम के ये महाराज थे। ठीक है, और किस तरह से उन्होंने अपनी फेट को डिनाई करने की कोशिश की, और आयरनिकली उसी के वो विक्टिम बन गए। मतलब जिस चीज़ से उन्होंने भागने की कोशिश की, एट दी एंड उसी चीज़ से उनको मौत मिली। ये इस चीज़ के ऊपर है। ठीक है, तो सबसे पहले कैरेक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। कैरेक्टर्स में 3 तो मैंने लिख दिए थे, चौथे हैं आपके दीवान। वेट, पहले मैं जल्दी से कैरेक्टर्स लिख देती हूँ। 5th हैं आपके हंटर्स, और 6th हैं आपके शॉपकीपर, एंड देन यू हैव सर्जन ऑल्सो। ठीक है, तो अब क्या हुआ था, ये स्टोरी के बारे में हम बात करते हैं। जब टाइगर किंग, यानी कि ये टाइगर किंग बेसिकली इन्हीं का नाम है, जंग बहादुर का, जब ये बॉर्न हुए ना, तो एस्ट्रोलॉजर्स ने प्रिडिक्ट किया कि इनकी जो मौत होगी ना वो टाइगर की वजह से होगी। तो जब महाराज छोटे थे, उन्होंने क्वेश्चन किया एस्ट्रोलॉजर्स से इस चीज़ के बारे में, तो उनको पता चला। तो मतलब इस अनयूजुअल एक्ट ने इस चीज़ को फोर शैडो कर दिया। किस चीज़ को? उनके एरोगेंस को, कि उन्होंने इस चीज़ को ज़िंदगी भर जो है डिफाई किया। एस्ट्रोलॉजर्स ने उनको अश्योर किया कि उनकी जो डेथ का कॉज होगा वो 100th टाइगर होगा। तो जो चाइल्ड महाराज थे वो बिल्कुल फियरलेस थे, मतलब वेपन्स यूज़ करना जानते थे और अपनी डेस्टिनी के लिए प्रिपेयर हो रहे थे। अब महाराजा जो थे वो बन गए टाइगर हंटर। जब ये किंग बने फाइनली, तो उन्होंने इस प्रोफेसी को काफ़ी ज़्यादा सीरियसली लिया और सारे टाइगर्स के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने बोला कि कोई भी टाइगर को किल नहीं करेगा, और उसके ऊपर एक हैवी फाइन भी लगा दिया। उनकी हंटिंग इतनी ज़्यादा रूथलेस थी कि किंगडम के सारे टाइगर जो है वो वैनिश हो गए।
अब एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर जो था, आई होप आपको समझ आ रहा हूँ किस किस की बात कर रहे हैं, जंग बहादुर की बात होगी, एस्ट्रोलॉजर की बात होगी, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट दी ब्रिटिश ऑफिसर। अब ये जो हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर था ना, ये हंट करना चाहता था टाइगर्स को महाराज के किंगडम पे। अब ब्रिटिश ऑफिसर इस चीज़ को डिफाई कर रहे थे, इसकी वजह से अब महाराज तो उस चीज़ को डिफाई कर रहे थे, डिनाई कर रहे थे कि भाई मेरे किंगडम में तो कोई नहीं करेगा। तो महाराजा को एक बहुत क्लेवर वे मिला इस चीज़ से डील कर, तो इंस्टेड कि वो उस ऑफिसर को अलाउ करते अपने किंगडम में टाइगर्स को किल हंट करने के लिए, उन्होंने उनकी वाइफ को बहुत सारी एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स भेजी कि वो कुछ ना कुछ चूज़ कर लेंगी। वो ग्रीडी वुमन ने, यहाँ पर इसीलिए मैंने वाइफ का नाम लिखा है, शी वॉज ग्रीडी, उन्होंने सारी की सारी रिंग्स अपने पास रख ली, लेकिन उनका किंगडम तो सेव हो गया ना, कि मतलब अब वो बंदा किल नहीं कर पाएगा। फाइनली 100th टाइगर हंट की बारी आई। 99 टाइगर्स को किल करने के बाद महाराजा डेस्परेट हो गए कि भाई मैं अब 100 टाइगर को भी मारूंगा, जब मैं उसको मार दूंगा तो या तो एस्ट्रोलॉजर्स की बात झूठी निकल जाएगी कि मेरी मौत 100 टाइगर से होने वाली है, या फिर मैं खुद ही अमर हो जाऊँगा। लेकिन अब टेरिटरी में तो कोई टाइगर ही नहीं बचा। अब रोल आता है दीवान का। जो दीवान थे वहाँ, दीवान बेसिकली वॉज द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम, तो उन्होंने उस मतलब जो किंग था ना, उनके गुस्से को उनके गुस्से को मद्देनज़र रखते हुए एक जू से एक बहुत बूढ़ा सा टाइगर उन्होंने मंगवा लिया। तो किंग ने उसको मार दिया और उन्होंने बोला कि अब मेरा मिशन कंप्लीट हुआ। लेकिन उनकी बुलेट जो थी वो मिस हो गई थी और जो टाइगर था वो सरवाइव कर गया था। लेकिन हंटर्स ने सीक्रेटली उस टाइगर को किल कर दिया और किंग के एंगर से बच गए। लेकिन फेट ने एक डिफरेंट एंडिंग प्लान कर रखी थी। अब अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए महाराजा ने एक वुडन टॉय टाइगर को बाय किया अपने बेटे के बर्थडे के लिए। अब जो टॉय था वो इतनी ख़राब तरीके से बना था कि उसके अंदर से क्या निकला हुआ था, एक शार्प स्प्लिंटर। उसमें से क्या निकला हुआ था, एक शार्प स्प्लिंटर निकला था, जिसने महाराजा के हैंड को प्रिक कर दिया। वो वुंड इतना ज़्यादा इन्फेक्शियस था कि ऑपरेशन किया, इस सर्जन ने सब कुछ किया, लेकिन वो इन्फेक्शन फैलता ही चला गया, जिसकी वजह से एस्ट्रोलॉजर की प्रोफेसी सच हो गई एंड किंग वॉज डेड ड्यू टू टाइगर। समझे? चलो, अब हमारा अगला चैप्टर है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, और इस चैप्टर के नरेटर हैं तिशानी दोशी। ठीक है, ये जो चैप्टर है बेसिकली ये एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस पर बेस्ड है एंटार्क्टिका के, जिसमें एक मतलब इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम। ये स्टोरी एक्सप्लोर करती है क्लाइमेट चेंज के बारे में, अर्थ की हिस्ट्री के बारे में और ह्यूमैनिटी के रोल के बारे में इन दिस चेंजिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, ये इस चैप्टर के ना बेसिकली मैंने शॉर्ट सब पॉइंट्स बना दिए हैं, इन्हीं को मैं एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, फर्स्ट है आपको जर्नी टू एंटार्क्टिका। तो ऑथर जो है यहाँ पर अपनी लॉन्ग एग्जॉस्टिंग जर्नी एंटार्क्टिका को डिस्क्राइब करती है, जिसमें वो इंक्लूड करती है कि इन्होंने फ़्लाइट ली चेन्नई से उन्होंने फ़्लाइट कहाँ ली, अर्जेंटीना सदर्न टिप। कहाँ गई वो? चेन्नई से अर्जेंटीना की सदर्न टिप पर, जिसका नाम क्या था, उशुआया। फिर वहाँ से 100 आवर जर्नी अक्रॉस द ड्रेक पैसेज, दिस ड्रेक पैसेज इज़ रफेस्ट सी रूट इन द वर्ल्ड। रफेस्ट सी रूट मतलब वो तुम लोगों ने इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखी होंगी ना, जो कि नॉर्थ सी कितनी ज़्यादा ख़तरनाक है, उसमें बहुत बुरा सा साउंड आता है क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाई टाइडल वेव्स वगैरह आती हैं। ये उस टाइप का रफेस्ट सी रूट है। और उसके बाद वो फाइनली पहुँचती है कहाँ पर, एंटार्क्टिका पहुँचती है। तो ऑब्वियसली दिस जर्नी इज़ वेरी टायरिंग फॉर हर। फाइनली वो अंटार्कटिका आती है, जो कि एक कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट और विंडीएस्ट कॉन्टिनेंट है। ऑब्वियसली सदर्न और पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है। अब अगला टॉपिक क्या है हमारा, अंटार्कटिका अ डिफरेंट वर्ल्ड। जैसे ही वो अंटार्कटिका में लैंड हुए, ऑथर अमेज हो गई वहाँ का लैंडस्केप देखकर, जो कि कितना ज़्यादा वास्ट था। इट वॉज कम्प्लीटली साइलेंट एंड कवर्ड इन आइस। उन्होंने देखा आइसबर्ग्स कितने ज़्यादा बड़े थे, एज बिग एज बिल्डिंग्स। कौन सा है ये, मेटाफर। आइसबर्ग कितने ज़्यादा बड़े थे, एज बिग एज बिल्डिंग्स। वहाँ पर पेंगुइन्स थे, वहाँ पर सील्स थे। देयर वॉज नो ह्यूमन सेटलमेंट। ऑब्वियसली अंटार्कटिका इज़ नोन फॉर नो ह्यूमन सेटलमेंट ओवर देयर। उस लैंड पर पूरी अर्थ की हिस्ट्री थी, क्योंकि मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो पहले अंटार्कटिका एक आइलैंड का नाम था, जिसका नाम था गोंडवाना। अब बात करते हैं गोंडवाना आइलैंड की। 650 मिलियन ईयर्स अगो पहले अंटार्कटिका जो था वो वार्म था, जिसके अंदर फॉरेस्ट्स भी थे और एनिमल्स भी थे। 650
मिलियन ईयर्स अगो पहले जो एंटार्क्टिका था वो आपका कैसा था? इट वॉज वार्म, इट हैज़ फॉरेस्ट्स एंड इट हैज़ एनिमल्स ऑल्सो। ठीक है, जैसे ही जो आपका ये गोंडवाना आइलैंड है जब ये ब्रेक हुआ, इसकी वजह से कॉन्टिनेंट्स बने। इस गोंडवाना आइलैंड के ब्रेक होने की वजह से आपके कॉन्टिनेंट्स बने जो हम आज देख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया बना, यूरोप बना, एंटार्क्टिका बना, ये सब। तो ये बताता है कि पास्ट ईयर्स में, मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स में अर्थ के क्लाइमेट में कितना ड्रास्टिक चेंज आ गया। भाई एंटार्क्टिका कोई सोच सकता है पहले वार्म रहा होगा, फॉरेस्ट रहे होंगे, एनिमल्स रहे होंगे। नाउ देयर आर ओनली कोल्ड एनिमल्स सच एज योर पेंगुइन्स और सील्स, वो सब है यहाँ पर। नेक्स्ट टॉपिक वॉज योर क्लाइमेट चेंज इन एंटार्क्टिका। तो एंटार्क्टिका जो है वो क्लाइमेट चेंज को स्टडी करने के लिए परफेक्ट है, क्योंकि आइस शीट्स जो हैं उसके अंदर पास्ट क्लाइमेट कंडीशंस को एक्सप्लेन करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी कुछ है। इवन जो स्मॉल चेंजेस होते हैं ना ग्लोबल टेम्परेचर के, वो तक एंटार्क्टिका को अफेक्ट करते हैं। कैसे कि अगर आपका ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो आपका जो अर्थ का टेम्परेचर है वो ग्लोबली इंक्रीज़ होगा। वो टेम्परेचर ग्लोबली इंक्रीज़ होगा तो जो आपकी आइसबर्ग्स हैं ये मेल्ट होंगे। आइसबर्ग्स अगर मेल्ट होंगे तो वो चीज़ एक इंडिकेटर है कि भाई टेम्परेचर चेंज हो रहा है, सुधर जाओ, ट्रीज़ वगैरह मत काटो। तो जो मेल्टिंग पॉइंट है ना पोलर आइस की, वो क्या कर देगी? सी लेवल। अब भाई आइसबर्ग्स अगर मेल्ट होंगे तो सी लेवल बढ़ेगा, सी लेवल बढ़ेगा तो बाढ़ आएगी, फ्लड आएगा। ठीक है, तो ऑथर रियलाइज़ कर रही है कि यार ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, जैसे कि आपका ये हो गया पोल्यूशन हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गई। ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या क्या हो गई? पोल्यूशन हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया, डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग ऑफ ट्रीज़। देन आपका बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हो गया, यानी कि कार्बन एमिशन हो गया, फॉसिल फ्यूल्स का बर्न करना हो गया, डिफरेंट तरीके का पोल्यूशन हो गया। उन सब की वजह से क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज़ की वजह से आइसबर्ग्स आपके मेल्ट हो रहे हैं। आइसबर्ग्स मेल्ट होने की वजह से फ्लड वगैरह की कंडीशन अराइज हो जाती है। ठीक है, अब आता है रोल ऑफ स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम। स्टूडेंट्स जो हैं उनको एंटार्क्टिका फर्स्ट हैंड का एक्सपीरियंस जो है वहाँ पर वो मिला, और क्लाइमेट चेंज के जो अफेक्ट्स हैं उनको स्टडी करने का मौका मिला, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा क्या हो गए? अवेयर हो गए। तो ऑथर जो है नेचर के कंपैरिजन में खुद को काफ़ी स्मॉल फील कर रही थी, बट उन्होंने देखा कि ऑल्दो ह्यूमन्स आर वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू नेचर, बट उनका एक बहुत ग्रेट इम्पैक्ट है नेचर के ऊपर।